नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे हरियाणा की खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर करनाल स्थित आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर में आयोजित विशेष धार्मिक सभा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और पूरे परिसर में भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने समाज में शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देने की बात कही। अक्षय तृतीया के इस शुभ अवसर पर मंदिर परिसर श्रद्धालुओं की उपस्थिति और धार्मिक आयोजन से आस्था के रंग में रंगा हुआ नजर आया। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए महिला आरक्षण बिल के विरोध को महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि जब भी देश हित में कोई बड़ा फैसला लिया जाता है, कांग्रेस उसका विरोध करती है। सीएम सैनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने नारी शक्ति वंदन बिल को रोककर लोकतंत्र की मर्यादा को ठेस पहुंचाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को उनका अधिकार देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया, लेकिन विपक्ष ने राजनीति के कारण इसका विरोध किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति अब जनता समझ चुकी है और आने वाले समय में महिलाओं के सम्मान और अधिकार के मुद्दे पर बीजेपी को और भी मजबूत समर्थन मिलेगा। आज भगवान परशुराम जी की जयंती है। अक्षय तृतीया का आज दिन है, अक्षय तृतीया है। उसकी बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। महिला आरक्षण को लेकर के आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है और इसमें हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारी लोकसभा की सांसद पश्चिमी दिल्ली से, पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता, लगातार कई बार कई पदों पे जो रही है, कमलजीत सहरावत जी, हमारे कलानौर से जिन्होंने चुनाव लड़ा रेणु बाला जी, और हमारे जिला के अध्यक्ष रणवीर ढाका जी, हमारे मीडिया के जो आप लोगों के बीच में काम देख रहे हैं शमशेर खड़क जी, उपस्थित सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज आप सबके बीच में मैं बहुत भारी मन से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप सब जानते हैं, पूरा देश ने देखा है, पिछले 2 दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जिनका एक विजन रहा है महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को मजबूत करना, उनका वो विजन रहा है। और जब से उन्होंने, आपने देखा होगा 2014 से, जब से देश के प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने इस देश की सेवा करने का देश के लोगों ने अवसर दिया है, देश की महिलाओं ने उनको अवसर दिया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे हरियाणा की पवित्र भूमि से सबसे पहला अभियान शुरू किया था। अभियान था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से, और उस अभियान से वो खाली एक शब्द या नारा नहीं था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक कुरीति थी जिसका, क्योंकि कुरीति इस प्रकार की थी, बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस कुरीति को समाप्त किया। लाखों बेटियों को जीवन दान मिला, लाखों बेटियों को। और वो यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 23 जनवरी 2015 से वो शुरू किया, और अब महिलाओं को वो सम्मान लगातार, एक पड़ाव नहीं, मैंने कहा है कि कई ऐसे पड़ाव हैं, लगातार प्रधानमंत्री जी महिलाओं को
सशक्त और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। साथियों, 33% का आरक्षण अभी लोकसभा में 16-17 अप्रैल को देश की सर्वोच्च पंचायत बड़ी संसद में बहन बेटियों के हक दिलवाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये नारी शक्ति वंदन बिल लेकर के आए। मैं आज आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कांग्रेस के विपक्षी दलों को, भाई कोई नुकसान क्या था धरा वो बता दो। देश की महिलाओं ने, कांग्रेस 55 साल तक सत्ता में रही, मेरी देश की माताओं बहनों ने उनको अपना बहुमूल्य वोट दे करके सत्ता में बैठाने का काम किया। आज तक उनके हित में कांग्रेस बताए, राहुल गांधी बताएं, उनके जो जुंडली के सदस्य हैं वो बताएं, जो उनके इर्द गिर्द घूमते हैं इंडी गठबंधन के नाम से, वो भी बताएं कि महिलाओं का आप लोगों ने लंबे समय तक शासन में रहते हुए उनकी मजबूती, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाए हैं, क्या काम किए हैं, ये बताने का काम करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 11.5 वर्षों का कार्यकाल, मैं आपको बताना चाहूंगा, 11.5 वर्षों के कार्यकाल में मोदी जी ने दिन रात महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है, लगातार काम किया है। और यही कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश की महिलाएं विकसित भारत में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करेंगे, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा और उसी को लेकर के ये बिल लेकर के आए। परंतु किस प्रकार से कांग्रेस ने और उनके इंडी गठबंधन के नेताओं ने किस प्रकार से उस बिल का विरोध किया। ये विरोध बिल का नहीं हुआ, ये नारी जगत के अंदर नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं उन्होंने किया है, जिसको देश की नारी कभी माफ नहीं करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि अगर कोई महिला का अपमान करता है उसको जिंदगी भर याद रखती है। आने वाले समय के अंदर इनको उस बात का देश की नारी एहसास कराएगी। साथियों, पिछले 2 दिनों के अंदर उस लोकतंत्र के मंदिर में जो कुछ भी हुआ, साथियों, वह न केवल अलोकतांत्रिक था बल्कि हमारे देश की आदि आबादी के भविष्य पर एक बड़ा प्रहार भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने किया है। साथियों, इनमें संसद में कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसे विपक्षी दलों का असली चेहरा, वो वोट तो ले लेते हैं महिलाओं की, वोट लेकर के सत्ता में भी रहे हैं। आज तक महिलाओं ने इनको दिया है, अब लेने का वक्त था महिलाओं का, और उससे अपमानित करके इन्होंने बाहर करने का काम किया है। दुर्भाग्यपूर्ण है, इनका असली चेहरा देश के सामने उजागर हुआ है। साथियों, इन दलों ने एक बार फिर ये साबित किया है कि जब बात महिला के अधिकार देने की आती है
तो उनका असली चेहरा जो समय समय के ऊपर उजागर भी रहा है कांग्रेस का और उनके इंडी गठबंधन के लोगों का, उनका महिला विरोधी और सत्ता का लोभी। साथियों, कांग्रेस का वो चेहरा वो देश के सामने उजागर हुआ है। साथियों, यह महिलाओं को जो बिल आया था, ये बिल महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने का ऐतिहासिक अवसर था, जिसके अंदर हम सब की भूमिका थी। लेकिन विपक्ष ने इस अवसर को भी साथियों संकीर्ण राजनीति की भेंट चढ़ाने का काम ये कांग्रेस ने किया है। साथियों, 16 अप्रैल को केंद्र सरकार ने, जैसा अभी बताया भी है, कमल जी सरावगी जी ने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनकी इच्छा थी, जो उनका संकल्प था कि महिलाओं को इस देश की विकास में भागीदार बनाना, देश की लोकसभा में, देश की राज्यों की विधानसभा में हमारी महिलाएं आए और विकास में उनकी मजबूत भागीदारी हो। लेकिन साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो 3 क्रांतिकारी विधेयक उन्होंने पेश किए, उसमें परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित कानून संशोधन विधेयक वो शामिल थे। इन विधेयकों को लाने के पीछे साथियों हमारा संकल्प भी बहुत स्पष्ट था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुसार महिला अधिनियम 2026 के बाद होने वाली जो जनगणना और परिसीमन, साथियों उसके बाद ही वो लागू होती, क्योंकि जब उस जनगणना अभी स्टार्ट हुई है। मैंने 16 तारीख को उसका शुभारंभ किया चंडीगढ़ से जनगणना का, और उसके बाद जनगणना के बाद तो परिसीमन होना था, और परिसीमन के बाद ये परिसीमन के साथ साथ ही महिलाओं को वो सशक्त अधिकार देने थे। साथियों, केंद्र सरकार जानती थी कि यदि जनगणना और लंबी परिसीमन प्रक्रिया का इंतजार करती तो हमारी बहनों को 2029 में, जो ये आम चुनाव 2029 के हैं, इसमें जो महिला आरक्षण का 33% का लाभ था वो नहीं मिलता। इस कारण से आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बिल को अभी लेकर के आए। इसका मेन कारण था माननीय प्रधानमंत्री जी ने। उधर खेल मंत्री गौरव गौतम ने नारनौल में आयोजित भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने भगवान परशुराम के आदर्शों को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए सामाजिक एकता और सद्भावना पर विशेष जोर दिया। मंत्री ने कहा कि नारनौल की पावन धरती पर आकर उन्हें बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जो उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम ने समाज को शास्त्र और शौर्य दोनों का संदेश दिया, जो आज भी उतना ही प्रसंग है। जन्मोत्सव पर आज नारनौल की इस पावन पवित्र धरती पर आना हुआ है और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए, और किस प्रकार से भगवान परशुराम जी ने सत्य और पराक्रम का जो संस्कार हमें दिए हैं, उस सब संस्कारों की आज यहाँ पर चर्चा होगी। सभी छत्तीस बिरादरी के लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में आज हिस्सा लेने के लिए नारनौल के अंदर आए। आप सभा के प्रति क्या मानते हैं कि किस तरह से आप इस सिरमौर है इस पद पर पहुंचे हैं, तो समाज के लिए क्या आपका योगदान? समाज एक अच्छा काम करे, सकारात्मक काम करे। छत्तीस बिरादरी को लेकर जिस प्रकार से गौ माता में 84 करोड़ देवी देवताओं का वास है, इसी प्रकार से ब्रह्म समाज में भी 36 बिरादरी का वास है। वो सभी के लिए काम करे, मेरी उनके लिए खेल को लेकर के काफी स्वतंत्र प्रभाव है। खेल को लेकर के क्या आपका योगदान है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
खिलाड़ियों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उनको सुविधाएं मिले, समय पर प्रोत्साहन राशि मिले और मिशन ओलंपिक 2036 तक की तैयारी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है। हमारे खिलाड़ी ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियन गेम हो, हर चीज में आगे बढ़कर हरियाणा का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर। नारनौल के विधायक साहब के प्रयास से एक स्टेडियम पास हुआ है नारनौल में, काम चल रहा है, कब तक उसका पूरा होगा? काम चल रहा है, जल्दी पूरा हो जाएगा, टेंडर लगा जब भी काम चल रहा है। एक सवाल और सर, कल जेजेपी की जिस तरह से जो बात आती है हुसैन चौटाला वाले प्रकरण पे, आप क्या कहेंगे, कैसे मानते हैं? जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है, जो भी होगी उचित कार्रवाई होगी। उनका आरोप सही है तो क्या पुलिस भी ठीक है? पुलिस उचित कार्रवाई होगी, जांच चल रही है। नानौल के गांव मंडलाना गांव में हरियाणा के पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने पूर्व शहीद हुए सिपाही ओम प्रकाश यादव की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा में उन्होंने शहीद वीरांगनाओं और परिजनों को सम्मानित करते हुए शहीदों के सम्मान को सबसे पहले बताया। जनसभा को संबोधित करते उन्होंने विकास कार्यों का जिक्र करते हुए विरोधियों पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जनता को काम करने वाले और केवल नाम के नेताओं में फर्क समझना चाहिए। इसमें कहने की कोई बात नहीं है, तो सच्चाई है। आप 1857 से लेके अब तक कोई भी युद्ध हुआ है, कोई एक भी युद्ध ऐसा नहीं है जहां अहिरवाल के जो नौजवान है वो शहीद ना हो, और शहीदों की कुर्बानी तो अहिरवाल की एक परंपरा है, तो इसमें तो इसकी पुष्टि करने की जरूरत नहीं है। शहीदों के सम्मान में भी जैसे इस तरह आपने जब कार्य का मौका मिला है, 1 करोड़ के आसपास जो रखी गई है उसमें भी काफी इजाफा देखा गया है, क्या और सुविधाएं हो सकती हैं ताकि देश की युवा पीढ़ी सेना की तरफ बढ़े? देखिए, हमारी सरकार का लगातार प्रयास है कि फौज को आधुनिक किया जाए। फौज में जितनी सुविधाएं हैं, हथियार और दूसरे कपड़े, दूसरे जो भी फैसिलिटीज हैं, वो लगातार बढ़ाई जा रही हैं, और लगातार लोगों का, युवाओं का रुझान जो है वो फौज की तरफ हो रहा है। लगातार अहिरवाल से भी, इस दक्षिणी हरियाणा से भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। लेकिन अग्निवीर से तो लोग पीछे हट रहे हैं सर। नहीं, एक ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अग्निवीर के प्रति भी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। आप उनका अग्निवीर की परीक्षा जब हो, जाके देखिए कितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। आपने काम की बात कही है, लेकिन आपने जो बैल की बात की है, तो गौशाला का बैल कौन है सर? नहीं, मैं आप इसका उल्टा उल्टा अर्थ मत निकालिए। जी, मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये कहा था कि हल्का बैल जो है वो ही खींचता है हल, तो दूसरा बैल, क्योंकि उसको तो गौशाला के बैल को तो बल हल खींचने की आदत नहीं है, गाड़ी खींच सकता है ना हल खींच सकता है। सर आप राजनीतिक आदमी है, राजनीति की बात तो मायने तो नहीं, देखिए आप पत्रकार हैं, पता नहीं किस बात का क्या मायना निकाले, लेकिन मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि जो हल्का बैल है, हल चलाने वाला, वही हल तो वही खींच सकता है। मैंने ये कहा। राजनीतिक प्रोग्राम में एक राजनीतिक भाषण हुआ था, पेट में दर्द होने की बात थी, तो पेट में दर्द और प्रचार ये आपका नाम लेके हो रहा था कि भाई उनके पेट में दर्द हो जाता है, तो ऐसा क्या है? भाई बात ये है, देखो मेरे ख्याल से तो मेरे बारे में किसी ने ऐसा कहा नहीं, और आप पत्रकार हो, आप किसी न किसी का नाम तुझे ही देते हो। नहीं, आप मैं खड़ा हूँ सामने, देख लो रोटी की जात से मेरे पेट। तो यही चल रहा था कि अप्रत्यक्ष रूप से देखो, नहीं देखो, वो बात मेरे भी ध्यान में आई थी। चारों प्रोग्रामों में 4 बार दिन में कहा गया था, तो बात तो कहीं है, दर्द तो कहीं है, लेकिन मेरी, जहां तक मेरी बात है, आप मेरे ऊपर ना थोपो, मेरा तो पेट बिल्कुल ठीक है। और अगर कोई पेट में दर्द किसी को है भी, कोई तकलीफ है भी, तो ये कोरियाज का मेडिकल कॉलेज है, इसको बढ़िया से चलाओ, इसमें सारे इलाज हो जाएंगे, सारी बीमारियों। तो वहीं गुरुग्राम में ड्रग कंट्रोल विभाग ने नकली इंजेक्शन रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने करीब 70 लाख रुपए कीमत की प्रतिबंधित और नकली दवा का बड़ा जखीरा बरामद किया। जब्त की गई दवाओं में प्रतिबंधित इंजेक्शन शामिल है, जिसका उपयोग शुगर के इलाज और वजन घटाने के लिए किया जाता है। भारी मुनाफे के लिए इसकी अवैध सप्लाई की जा रही थी, लेकिन सूचना मिलने पर ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने छापेमारी की। वहीं छापेमारी के बाद सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया गया और इससे पूछताछ जारी है। अधिकारियों के मुताबिक जब्त की गई दवाओं की गुणवत्ता और स्रोतों की जांच की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये नेटवर्क कितने बड़े स्तर पर चल रहा था।
उधर हरियाणा में दमकल कर्मियों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। भिवानी में चल रहा उनका धरना धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में सामाजिक संगठन, किसान संगठन और कर्मचारी यूनियन खुलकर सामने आ गए हैं। अध्यापक संघ और सर्व कर्मचारी संघ ने भी आंदोलन को पूरा समर्थन दिया है, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ गया। आंदोलनकारी कर्मचारियों की सरकार से बातचीत कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के साथ हुई, लेकिन वह बेनतीजी रही है। इसके बाद यूनियन ने आंदोलन को और भी तेज करने का ऐलान किया है। साथी ने अभी बताया कि जो फरीदाबाद के अंदर जो अग्निकांड हुआ था कालाकर्जी फैक्ट्री के अंदर केमिकल फटने से हमारे दो साथी थे बुरी तरह झुलस गए थे और दिल्ली जाकर वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। हमारी ये लड़ाई है कि जब तक उन साथियों को शहीद का दर्जा और 1 करोड़ रुपया का मुआवजा और सरकारी नौकरी नहीं मिलती, तब तक नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का जो अग्निशमन के जो साथी है, हमारा पूर्ण समर्थन उनके साथ है। और इनके समर्थन में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा भी आंदोलन की राह पर है। हमने अभी पिछले 16 तारीख को हमने वर्क आउट करके काम का हमने इनका समर्थन में किया था और झाड़ू प्रदर्शन और काले बिल्ले लगाकर भी शहरों के अंदर प्रदर्शन करेंगे। और 1 तारीख को इनके समर्थन में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा हड़ताल पर है। हमारा भी जो मांग पत्र है विपुल गोयल जी जो निकाय मंत्री और आपातकालीन विभाग के जो मंत्री है वे हमारे ज्वाइंट मंत्री है और हमारे सेक्रेटरी है जो वो सब ज्वाइंट है। तो इस करके हमारे जो आंदोलन है ज्वाइंट चलेगा। और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का जब तक उन दो शहीद साथियों को दर्जा नहीं मिलेगा, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हम ये कहना चाहते हैं सरकार एक ऐसी पॉलिसी बढ़ाओ कि जो कोई भी आपातकालीन मतलब स्थिति में कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को 1 करोड़ रुपया की तो राशि मिले। तो हम ये कहना चाहते हैं जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। नमस्कार जी सभी को। मैं अजय सोरान, भिवानी जिला प्रधान फायर ब्रिगेड कर्मचारी यूनियन। आज हरियाणा प्रदेश में सभी दमकल केंद्रों पर 11वें दिन की हड़ताल चल रही है और इस हड़ताल का हमारे फरीदाबाद में 16 फरवरी को 2 कर्मचारी मुजेश्वर गांव में एक स्टील कंपनी में आग बुझाते वक्त शहीद बुरी तरह से झुलसकर और बाद में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। हम उन कर्मचारी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि उस दौरान एक पुलिसकर्मी भी शहीद हुआ था, उसको सरकार ने शहीद का दर्जा व 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी दी है। तो हमारे कर्मचारी भी पुलिस की तरह वर्दीधारी हैं, तो उनको भी पुलिस की तरफ पर 1 करोड़ रुपए परिवार को आर्थिक सहायता, शहीद का दर्जा व परिवार में नौकरी दी जाए। फिलहाल के लिए हरियाणा की खबरों में इतना ही और ऐसे ही हरियाणा की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।